हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी लंबे समय तक मैं चैनल से दूर रहा, कोई वीडियोस नहीं आए। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। चलिए, तो आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का वीडियो लेके आ रहा हूँ। केमिस्ट्री स्टडी को जारी रखेंगे हम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स को भी अपने शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोगों की तरफ से कि मैं और अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास करता रहूं। तो आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। बेसिक थिंग्स में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और यहाँ पे अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो मेनली जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक, ये एलिफैटिक जो होते हैं और एरोमेटिक जो होते हैं, ये दोनों दो तरह के होते हैं। एलिफैटिक दो तरह के होते हैं, सॉरी, इनको हम कहते हैं एलिफैटिक। ये लंबे लंबे कार्बन के चेन होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो ओपन चेन को कंटेन करता है, मतलब इनमें ओपन चेन होता है, कार्बन क्रम से जुड़ता चला जाता है और लंबे लंबे चेन बनाता हुआ चला जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे मान लो एथेन हो गया हमारा, C2H6, प्रोपेन हो गया C3H8, C4H10, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इनको हम एलिफैटिक कहते हैं। ये एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके डेरिवेटिव्स भी जो होते हैं, आगे हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो इनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो ये एलिफैटिक जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो सेचुरेटेड, दूसरे अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। तो यहाँ सेचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही कार्बन जो है आपस में जुड़ा होता है। जितना भी लंबा चेन, सिंगल बॉन्ड के साथ ही कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कार्बन के एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही जुड़ते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम सेचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अनसेचुरेटेड जो होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी या तो दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयर से जुड़ेंगे या तीन तीन इलेक्ट्रॉन के शेयर से जुड़ेंगे। तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके भी जुड़ सकते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करके जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम अनसेचुरेटेड कहते हैं। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एलिफैटिक दो टाइप के हो गए। अब एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो बेंजीन सबसे सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेंजीन, और इसके जितने भी कंपाउंड्स बेंजीन से और इसके स्ट्रक्चर को लिए, केमिकल प्रॉपर्टी को लिए
रिसेम्बल्स होते हैं, यानी कि जो भी बेंजीन से जुड़े हुए कंपाउंड्स हैं इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। लाइक एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेस हो गया बेंजीन, बेंजीन बेस हो गया, इसको बेंजीन कहेंगे। और इससे जुड़े जितने भी हैं, जैसे मान लो कि हम बेंजीन रिंग ही बना दें, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, और इससे जुड़ा हुआ हमारा NH2। तो जितने भी बेंजीन और उससे डेराइव हुए कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अलावा एक तरह के और कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम यहाँ बेंजीन और उसमें जो अंतर है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है, ढेर सारा टाइप हो गया। अभी यहाँ मेन दो टाइप हमने बताया, एलिफैटिक और एरोमेटिक। और भी टाइप्स हैं, लाइक अगला टाइप हो गया आपका एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अगर हम, ये तीसरा टाइप हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। कार्बन और कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। मतलब बेंजीन में आपने देखा, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है ये कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, 6 कार्बन इसमें जुड़ते हैं, 4, ये 5 और ये 6। तो इसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक को छोड़ के अल्टरनेट यहाँ डबल बॉन्ड होगा। यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेट इसको छोड़ के डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेट इसको छोड़ के डबल बॉन्ड हो गया। ये एरोमेटिक की बात मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखो 2 1 3 बैलेंसी इसकी पूरी है। एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ 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 एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरह से C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर हो। ये एरोमेटिक हो। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, मान लो 3 कार्बन आपस में साइक्लिक चेन बना रहे हैं, एक यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन, ये आपस में सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, किसी में डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे अब इसकी 2 वैलेंसी खाली है, तो इसकी दोनों वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी। इसकी भी 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी। इसकी भी 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी यहाँ अगर हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात करें तो एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को लिए हुए सेचुरेटेड होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का बॉन्ड ही बनता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होती है। इसी तरह इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोब्यूटेन की बात करें, ये 4 कार्बन के साथ, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये चारों आपस में एक एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके साथ जुड़ा हुआ, इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन। तो इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से ये ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं जो सेचुरेटेड होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं, उनको साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यहाँ जो है सिंगल और डबल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता है। अब उनको समझेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं बेसिकली हेट्रो इस क्रम में होता है कि इसमें इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में यानी क्लोज स्ट्रक्चर में
कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ तीसरा जो है वो ऑक्सीजन है, इसको कहेंगे ऑक्सीरेन। ये है ऑक्सीरेन। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दोनों तरह के हो सकते हैं, सिर्फ अंतर ये होता है कि इनके क्लोज रिंग में क्या होता है, क्लोज रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ मान लो हमने नाइट्रोजन को ले लिया, नाइट्रोजन को ले लिया, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पायरिडीन। ये है पायरिडीन। इसी तरह से क्विनोलिन होता है, यहाँ भी क्या होता है, दो एक साथ जुड़े हुए होते हैं स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ से फिर निकल गया और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहाँ N जुड़ गया, नाइट्रोजन। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, फिर आपका यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। इसको कहेंगे, ये हमारा बड़ा ही कॉमन नेम है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। इसको कहते हैं क्विनोलिन। ये है हमारा क्विनोलिन। तो ये हो गए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये तो हो गया कुछ टाइप। हमने कितने टाइप्स देखे? पहला टाइप हमने देखा एलिफैटिक। एलिफैटिक के दो सब टाइप्स देखे, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। दूसरा टाइप हमने देखा एरोमेटिक। तीसरा टाइप हमने देखा एलिसाइक्लिक। और चौथा टाइप हमने देखा हेट्रोसाइक्लिक। तो ये मेनली टाइप्स हो गए किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने अभी देखा। मेनली इस वीडियो का मोटो है आप नोमेनक्लेचर बताना। तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब अलग से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं नोमेनक्लेचर से पहले एक चीज़ और जानना है हम लोगों को, फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? तो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने का काम करता है। जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको ये डिस्क्राइब करते हैं। सर्टेन जो केमिकल हमारे पास है, सर्टेन कंपाउंड्स जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स फंक्शनल ग्रुप का जो है होता है, और ये फंक्शनल ग्रुप चेन के साथ, कार्बन के लंबे पेरेंट चेन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 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 OH। यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ ये फंक्शनल ग्रुप जो है।
तो ये जो OH सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा, हमने कहा सिंगल या डबल बॉन्ड के साथ ये चेन से जुड़े रहते हैं, इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा हो गया फंक्शनल, ये OH जो है वो फंक्शनल। इसी तरह मान लो इस पूरे को अगर हम डिनोट करें R से, तो ये हाइड्रोकार्बन का पोर्शन होता है, R से डिनोट होने वाला हाइड्रोकार्बन का पोर्शन होता है। हाइड्रोकार्बन हो गया हाइड्रोकार्बन का पोर्शन, और हाइड्रोकार्बन से जो सिंगल या डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को शॉर्टली हम लिख सकते हैं, यह हाइड्रोकार्बन का पोर्शन R से शो किया, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ऐसे भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन से अलग हट के होते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात हम करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। सारे फंक्शनल ग्रुप्स को हम आपको बताएंगे, और इन फंक्शनल ग्रुप को याद रखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही बेस है नॉमेनक्लेचर के। नॉमेनक्लेचर के बेस को अगर समझना है, नॉमेनक्लेचर को अच्छी तरह से समझना है, तो इन फंक्शनल ग्रुप्स को तैयार रखना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को हम आपको बता रहे हैं विथ एग्जाम्पल। पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया एल्कीन। एल्कीन, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, 2 वैलेंसी खाली होती है कार्बन की, इसको हम एल्कीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये क्लास हो गया, कौन से क्लास का फंक्शनल ग्रुप, क्लास फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल। दूसरा हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से इसको जो है कि याद रखने की ज़रूरत है। अगर नॉमेनक्लेचर सीखना है तो आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। अगर ये इस वीडियो के माध्यम से आप जो है पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्काइन, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे हमने लिख दिया एग्जांपल के लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ एक एक हाइड्रोजन कम क्यों हो गया, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हो गई। यहाँ देखिए एक बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच कम था, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी अधिक, एक हाइड्रोजन यहाँ भी अधिक, इसीलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगला फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्कोहल। एल्कोहल, ये OH ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप OH इसके साथ जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से। जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 OH। अगला फंक्शनल ग्रुप हो गया ईथर। ईथर, तो ईथर जो होता है कार्बन COC ये होता है, और कार्बन की तीनों वैलेंसीज खाली होती है। इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3O CH3। अगला फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा ईथर के बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप C जो होता है उसके साथ डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा होता है। इसको कॉमनली हम CHO ग्रुप भी कहते हैं, CHO ग्रुप। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से H। छठवां हो गया आपका कीटोन। कीटोन तो इस कीटोन में CO जुड़ा होता है और हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं, ये कीटोनिक ग्रुप कहलाता है। जैसे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगला ग्रुप हो गया कीटोन के बाद का ग्रुप आपका हुआ ईस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर जो भी कहो आप, जो है कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखो, क्रम से ही लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा होता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे हम लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको कॉमनली CH3COOH भी लिखते हैं। आठवां हो गया आपका, आठवां ग्रुप हो गया ईस्टर। ईस्टर आठवां ग्रुप हो गया ईस्टर। ईस्टर ग्रुप जो होता है ये होता है जनरली C फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से यहाँ O जुड़ा है, इसकी एक वैलेंसी यहाँ अलग कार्बन से जुड़ी होती है और ये कार्बन की 3 वैलेंसी खाली होती है, इसको हम ईस्टर ग्रुप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, या इस क्रम को एक साथ भी लिख सकते हैं OCH। ये एक ईस्टर हो गया। नौवां ग्रुप अगर हम लेके चलें तो ये होता है एमाइन। एमाइन ये ग्रुप जो होता है H एक वैलेंसी इसकी खाली है कार्बन के साथ जुड़ने के लिए, यानी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने के लिए, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं एमाइन। जैसे CH3NH2 ये एक एमाइन है। अब इसके बाद आता है एमाइड। एमाइन हो गया एमाइड, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इनको ध्यान से देखिएगा। एमाइन है कि एमाइड है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे ये ग्रुप सेम जो है, सेम ग्रुप, एक कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, उसके साथ सेम ग्रुप जुड़ा है, ये हो गया एमाइड हमारा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लो यहाँ CH3 हो गया, एक कार्बन यहाँ अलग जुड़ा है डबल बॉन्ड से, बाकी NH2, ये एमाइड है। ये 10वां ग्रुप हो गया। और सबसे कॉमन ग्रुप के बारे में हम आपको बताएंगे, इतना नोट कर लें। सबसे कॉमन ग्रुप है 11वां आपका 11 हैलाइड। हैलाइड हैलाइड इसको X से डिनोट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को X से डिनोट करते हैं। X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को शो करता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं। तो X जो है ये बराबर होता है X बराबर क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो हमको मिलेगा क्या, CH3 CH2 Cl, ये हैलाइड हो गया। ये मेनली 11 ग्रुप हैं जिनको याद रखने की जरूरत है नॉमेनक्लेचर से पहले। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, फिर आगे की तरफ वीडियो में बढ़ते हैं और
कुछ प्रिंसिपल्स को बताते हैं जो नॉमेनक्लेचर के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर को शुरू करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा, सारे ग्रुप से एक साथ नोट करके, और याद करने में बड़ी ही आसानी होती है। तो शुरुआत में भी मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे तब भी आपको बताया था कि कुछ बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री में याद करनी होती हैं। जैसे मैथ्स सीखते समय आप बेसिक चीज़ें याद रखते हो, लाइक काउंटिंग नंबर हो गया, टेबल हो गया, वैसे ही इन कुछ चीज़ों को याद रखोगे। नोमेनक्लेचर एक छोटा विषय नहीं है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, घंटे भर का भी हो सकता है, 1-1.5 घंटे का हो सकता है। तो चलिए आज थोड़ा सा बड़ा सा क्लास लेते हैं हम लोग और नोमेनक्लेचर को क्लियर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो शुरुआत के दिनों में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट किया जाने लगा, तो कुछ ट्राइवियल रीजन से, कुछ उनके प्रॉपर्टी के रीजन से, कैरेक्टरिस्टिक्स के रीजन से अलग अलग नेम दिए जाने लगे। जैसे फार्मिक एसिड, फर्मिका कहते हैं एंट को, चींटी को। तो एंट के स्टिंग में, उसके डंक में पाया जाने वाला जो एसिड था, जिसके वजह से हम लोगों को पेन होता है जब चींटी काटती है, तो वो एक एसिड है और इसको फार्मिक एसिड कहा गया क्योंकि एंट में ये प्रेजेंट था। तो इसका फार्मूला होता है HCOOH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है OH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसा कि अभी आपको हमने ग्रुप बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ा होता है, एक बॉन्ड से खाली। तो ये ऑब्टेन किया गया रेड एंट से, और रेड एंट जो है उसके स्टिंग से इसको ऑब्टेन किया गया। लैटिन में उसको हम फॉर्मिका कहते हैं, फॉर्मिका, लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका कहलाती है। कौन? रेड एंट, लाल वाली चींटी जो होती है उसको फॉर्मिका कहते हैं लैटिन भाषा में, और इसी फॉर्मिका से ये फॉर्मिक एसिड बन गई। तो ट्राइवियल नेम कभी कभी दिया गया कॉमन नेम के रूप में, लेकिन इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपाउंड थे, इतने अधिक कंपाउंड थे कि ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम जो भी दिया गया कैरेक्टर के बेस पे, उनको याद रखना बड़ा ही कठिन था। तो फिर इनके नॉमेनक्लेचर के लिए एक सिस्टम जो है प्रोड्यूस किया। किसने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, जिसको हम कहते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम। तो कहा यह गया कि कुछ नियम बना दिए जाए जिससे इनका नाम रखना आसान हो जाए और इनके स्ट्रक्चर के बेस पे, इनके कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेस पे इसको नाम दिया जा सके। तो लगभग अभी तक 3 मिलियन से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ढूंढे जा चुके हैं, और 3 मिलियन से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ट्राइवियल या कॉमन नेम याद रख पाना बड़ा ही मुश्किल है, जिसके लिए इस सिस्टम की ज़रूरत हुई, इस नेम की ज़रूरत हुई, जिसको हम IUPAC कहते हैं, IUPAC नेम कहते हैं। तो 1957 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इवॉल्व हुई इसमें, और इसने स्कीम दिया। कब? 1957 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये स्कीम दिया जिसको हम
IUPAC नेम कहते हैं। और इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला से नेम को डेराइव किया गया। तो अब इसमें कुछ प्रीफिक्स, कुछ सफिक्स, इसके स्ट्रक्चर को देख के, इसके चेन को देख के, तो अब इसमें कुछ नियम देखेंगे। तो नियम को देखने के लिए सबसे पहले हम एक एक को लेके चलेंगे और एक एक को बताते हुए चलेंगे। वीडियो तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये पूरा नॉमेनक्लेचर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं एल्केन को। एल्केन आप लोगों ने नाम सुना होगा लोअर क्लासेस से ही, एल्केन का। एल्केन यानी कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड, एकदम से सिंगल। जैसे हमने लिखा CH4 पहला सदस्य होता है एल्केन का, CH4। इसको कहते हैं मेथेन। मेथेन। अब एल्केन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसी एल्केन से डेराइव करके IUPAC नेम बताया जाता है ना। दूसरा हो गया C2H6, इसको कहते हैं एथेन। स्ट्रक्चर देखें तो होता है CH3 CH3, एथेन हो गया। तीसरा हो गया आपका थर्ड C2H6 लिखना था ना, C3H 3 2 6 8, इसको कहते हैं प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर देखें तो CH3 CH2 CH3। अगला हो गया C4H10, इसको कहेंगे ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3। अगला हो गया C5H12, इसको कहेंगे पेंटेन। CH3 CH2 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 CH3, इसका स्ट्रक्चर हो गया। C6H14, इसको कहेंगे हेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 CH2 CH2। सिर्फ CH2 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 जोड़ते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4, ये पांचवा कार्बन और लास्ट कार्बन CH3। इसी तरह C7H16, इसको कहेंगे हेप्टेन। हेप्टेन। इसमें भी एक CH2 और बढ़ जाएगा, C8H18, इसको कहेंगे ऑक्टेन। C9H20, इसको कहेंगे नोनेन। और C10H22, इसको कहेंगे डेकेन। तो इस तरह से ये कार्बन के नंबर के अनुसार हमको एक गिनती मिलती है। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए ब्यूट, 4 के लिए पेंट, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए टेक। इस काउंटिंग नंबर्स के नेम को हम यूज करते हैं IUPAC नेम देने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कॉमन सिस्टम में आइसोमेरिक एल्केन्स जो होते हैं, आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं।
सेम पेरेंट नेम के साथ अगर उनको रखना है तो इनमें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ते हैं। जैसे ब्रांच हो गया, सीधे न होके, यहाँ तो सीधा सीधा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, सीधा न होके अगर कुछ ब्रांच हो गया, उसमें कुछ ब्रांच निकल गया, तो कुछ प्रीफिक्स का यूज करते हैं, जैसे आइसो, नियो, इस तरह का जो है प्रीफिक्स हम कॉमनली इनको बताने के लिए, इनके आइसोमर को बताने के लिए, सेम मालिक्यूलर फार्मूला हो गया, अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया, उनको आइसोमर कहते हैं। तो आइसोमर्स के नेम को बताने के लिए हम इन प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। जैसे मान लो पहला प्रीफिक्स हमारा हो गया, इसी एल्केन में ही हम चलेंगे आगे तो हम देखेंगे पहला प्रीफिक्स जो हमारा हो गया आइसो। आपने सुना होगा आइसो स्ट्रक्चर है, या आइसो प्रोपेन है, या आइसो ब्यूटेन है। तो इस आइसो को जानेंगे, ये आइसो क्या है। अगर मान लो कि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नंबर हुआ तो 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूटेन हुआ, जैसा कि अभी आपको मैंने नंबर्स बताया। तो हो गया CH3, यहाँ पे दूसरा कार्बन हो गया CH2, CH रख लो, यहाँ पे CH3 हमने कर दिया और यहाँ एक CH3 इससे जुड़ गया। अब देखो कार्बन तो 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन सीधे न होके इनमें ब्रांच निकला है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं सिंगल ब्रांच हो, आइसो, है ना। और ये निश्चित है कि सेकेंड लास्ट से ही ब्रांच एक निकला होता है आइसो स्ट्रक्चर में, सेकेंड लास्ट। अब जैसे देख लो, एक और बढ़ा दें हम, यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ रखते हैं, मान लो कि CH3 यहाँ हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ फिर C हो गया, यहाँ फिर C हो गया। तो या तो सेकेंड, इधर से अगर काउंट करते हैं तो सेकेंड लास्ट ये होगा, इधर से काउंट करते हैं तो सेकेंड लास्ट ये होगा। ये ब्रांच जो निकलेगा वो सेकेंड लास्ट पर ही निकलेगा आइसो स्ट्रक्चर के लिए, ये फिक्स है। तो यहां अगर निकालते हैं तो इधर से हम काउंट करेंगे, इधर से ये सेकेंड लास्ट होगा, तो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 है और यहाँ CH3। या फिर हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, अगर इधर से काउंट करें तो इस पे हम CH को रख के, यहाँ CH2 रख के, और इस ग्रुप को यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये आइसो स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये आइसो पेंटेन, ये आइसो ब्यूटेन 4 कार्बन है, ये आइसो पेंटेन है 4 कार्बन। अब नियो की बात करें, इसी अगला प्रीफिक्स जुड़ता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, अलग अलग स्ट्रक्चर हो, तो यहाँ नियो की बात करेंगे। नियो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो नियो स्ट्रक्चर में एल्केन जो होता है, एल्केन्स ही होते हैं, और 2 मेथिल ग्रुप इनसे अटैच होता है सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ। 2, यहाँ पे 1 मेथिल ग्रुप अटैच हुआ था, यहाँ 2 मेथिल ग्रुप सेकेंड लास्ट से अटैच होते हैं। जैसे मान लो ये हमने कर दिया CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये नियो स्ट्रक्चर हो गया। और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसको कहेंगे नियो पेंटेन। इसी तरह मान लो हम लिखें CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2, यहाँ CH3, तो इधर से अगर काउंट करें तो ये सेकेंड लास्ट हुआ, यहाँ दोनों तरफ CH3 जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे हम नियो हेक्सेन। समझ में आ गया होगा आइसो और नियो स्ट्रक्चर। तो आइसो और नियो को हम बताते हैं, और ये एल्केन में जनरली चेन में, ब्रांच चेन के लिए आइसो और नियो स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच चेन अगर है तो इस आइसो और नियो प्रीफिक्स का यूज हम करते हैं। कार्बन एटम्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, कार्बन एटम्स के क्लासिफिकेशन को भी जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे कार्बन एटम की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम।
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। जनरली हम कार्बन एटम को क्लासिफाई करते हैं 4 क्लास में। पहला क्लास हो गया प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन या इसको 1 डिग्री भी कहते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो एक ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ ना हो, प्राइमरी कार्बन कहलाता है। 1 डिग्री कार्बन कहलाता है ऐसा कार्बन एटम जो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, एक से अधिक कार्बन से नहीं जुड़ा हो, सॉरी, एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। जैसे मान लो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमको मिल गया CH3 CH2 CH3, तो ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से ये जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। इधर से भी ये एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन है। ओके, चलिए ये आगे जो है अगले वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो अब अगले कल के क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।